बिजली चोर बहू। कहते हैं ना, बच्चों में संस्कार माँ बाप से ही आते हैं। पारुल की शादी के पहले से ही उसके मायके में अंधेरा होने से पहले, पारुल कहाँ है? जल्दी से स्टूल लेकर आ जा बेटा, वो तार भी ले आना, जल्दी कर। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। कोई लाइट बंद कर रहा होता है तो कोई पंखा। पापा, मैंने सब रख दिया है और भाई और माँ ने सब बंद कर दिया है। आप जल्दी से पड़ोसियों के घर की बिजली की तार इस तार में लगा दीजिए। पिताजी वैसा ही करते हैं और जल्दी से सारे घर के लाइट के कनेक्शन पड़ोस के घर से आने लगते हैं। शुक्र है भगवान का कि 20 साल से बिजली का खर्चा पड़ोसी कर रहा है और उसे पता भी नहीं। चलो बच्चों, सारे घर की लाइट जला दो, रोशनी से नहा लेना चाहिए घर। बस सब फिर से काम पर लग जाते हैं। कोई लैपटॉप पर काम करता है तो कोई मोबाइल चार्ज, तो माँ इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना और पिता आराम से सोफे पर लेटकर टीवी के मजे लेते हैं। पापा कितने समझदार है ना माँ, इस तरह हम लोगों के घर का बिजली का बिल का खर्च तो 0 है, 0। वही पड़ोस के घर। न जाने क्यों शाम होते ही हम लोगों के घर की बत्ती कम हो जाती है और पड़ोसियों का मकान झगमगा जाता है। सब देश के राजनेताओं की गलती है जी, मैं तो सच्ची बोल रही हूँ। ये नेता ना किसी के सगे नहीं है। देखिए, अगली बार तो हम लोग दूसरी पार्टी को ही वोट देंगे। अरे वो तो पिछली बार भी किया था। 20 साल से 4 सरकार बदल चुके हैं हम लोग, लेकिन बिजली की समस्या वहीं की वहीं है। तुम कल ना भाभी से पूछना किस सरकार को वोट देते हैं जो शाम होते ही घर बिजली से नहा लेता है। अरे बहुत ही शरीफ लोग हैं, बेटी पारुल और बेटा हिमांशु। भाई साहब भी बिल्कुल उसूलों के पक्के इंसान है। ये चमक तो लगता है उनकी सच्चाई और नेक दिली की है। हाँ। तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं मक्कार हूँ, बेईमान हूँ, जो घर की चमक शाम होते ही कम हो जाती है? हैं? बड़ी आई भाई साहब की तारीफ करने वाली। जाओ जाकर चाय लेकर आओ। बीवी वहां से चली जाती है। अगले रोज पारुल को देखने लड़के वाले आते हैं। लड़की की माँ कहती है, अरे पारुल बेटी, क्या क्या गुण है तुम्हारे अंदर, जरा बतलाओ तो। बहन जी, जो सबसे बड़ा गुण है ना, वो तो है बचत का। मेरी बेटी बचत में उस्ताद है, अपने लिए जागरूक है, और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि अपने हक की लड़ाई लड़ना उसे अच्छे से आता है। हक की लड़ाई? अरे कल को मुझसे ही ना लड़ने लग जाए। नहीं, हक की लड़ाई समाज में। उनके कहने का मतलब है कि मुझे समाज सेवा का शौक है। खैर, सास पारुल के गुणों से इम्प्रेस हो जाती है और पारुल की शादी राज से हो जाती है। शादी के 1 महीने बाद, माँ ये देख तो बिजली का बिल। अरे कितना आ गया? इस बार भी बजट बिगड़ेगा क्या ये बिजली के बिल के चक्कर में? माँ देख तो, बिजली का बिल सिर्फ 200 रुपया आया है। हैं? ये कैसे हो सकता है बेटा? एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल सब तो चल रहा है, फिर कैसे बिजली का बिल कम आ रहा है? जा जरा बिजली विभाग में दिखा कर तो आ। तभी वहां पारुल आ जाती है। हाँ दे माँ जी, लोग उन लोगों के पास जाते हैं कि हम लोगों का बिल बढ़कर आया है, आप जाओगी कि कम आया है? अरे हंसेंगे सब आप लोगों पर। अरे बचत ही की है ना हम लोगों ने। चलिए। हाँ माँ, पारुल सही तो बोल रही है। सारा दिन पारुल को मैंने गर्मी में बैठे हुए देखा है। हाँ, क्योंकि पूरी रात एसी चलता है ना। अरे दिन का तो मुझे पता नहीं, मेरा तो मंदिर और सत्संग का ही वक्त निकल जाता है, लेकिन रात को तो मैं टीवी भी देखती हूँ, मोबाइल भी चार्ज करती हूँ, और तो और कमरे का एसी भी चलाती हूँ। ऐसे में 200 रुपए बिल कुछ पच नहीं रहा। अरे माँ जी, पचाने के लिए मैं हूँ ना, आज चूरन डालकर पराठे बना देती हूँ। बात आई गई हो जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि शाम होते ही पारुल पड़ोस के घर से बिजली चोरी करती है। एक रोज पारुल रिक्शे में बैठकर सास के साथ बाजार जा रही थी कि सड़क पर गड्ढा होने के कारण रिक्शे से गिर जाती है। अरे देखो देखो, मेरी बहू गिर गई। अरे कोई है क्या? बचाओ मेरी बहू को। किसी तरह सब मिलकर पारुल को उठाते हैं। ये सड़क कौन है एमएलए? हाँ, मैं अभी ट्वीट करती हूँ इस सड़क की फोटो खींचकर। अरे सड़क सुधारने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, टैक्स देते हैं हम। वो रिक्शा वाला कहाँ गया? कहाँ है वो?
माफ कर दीजिए मैडम, वो रास्ते में अंधेरा था तो गड्ढा दिखाई नहीं दिया। वाह जी वाह, ये स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही है। मैं अभी एमएलए को बोलती हूँ। बहू मंत्री के पास जाती है। अरे मैडम, ये तो बिजली विभाग की गलती है कि वो सड़क की बिजली क्यों काट रहे हैं। जाइए बिजली विभाग में कंप्लेन करिए। पता क्या है वहाँ का? शास्त्री भवन, कमरा नंबर 503। बहू अगले दिन शास्त्री भवन जाती है। कमरे नंबर 503 में जहाँ बैठा अधिकारी बहुत ही खड्डूस होता है। हाँ, ये टूटी फूटी महिला कौन है? ये डॉक्टर का क्लिनिक नहीं है, बिजली विभाग का दफ्तर है, समझी? अरे तो मैं आपकी शिकायत लेकर आई हूँ। आम्बेडकर मार्ग की स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। कल मेरा रिक्शा गड्ढे में गिर गया जिससे मुझे ये चोट आई है, समझे? इससे पहले कि कोई और गिरे, पहले तो लाइट लगाइए, और दूसरा लाइट क्यों नहीं है इसका कारण बताइए। अधिकारी को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। वाह वाह वाह, अब आम जनता दफ्तर में घुसकर सवाल करेगी। अरे रमेश, जरा मैडम के घर का एड्रेस लेकर इनकी हिस्ट्री तो निकालो, अभी दे देते हैं इनके सवाल का जवाब। हाँ मैडम जी, पहले तो अपना नाम और पता लिखिए इस कागज पर, फिर आपको देते हैं जवाब कि वहाँ बत्ती क्यों नहीं थी। बहू सारा लेखा जोखा कागज पर लिखकर चली जाती है। अगले रोज, बहू, शाम के वक्त कौन आ गया, जरा देख तो। सामने बिजली विभाग के लोग खड़े होते हैं। अरे माँ जी, वही लोग आए हैं जिनके खिलाफ मैंने कंप्लेन की थी। माफी मांगने आए हैं क्या? नहीं, यहाँ छापा पड़ा है। आपके घर की तार पड़ोसी के घर पर लगी है। अब तो आप चलिए जेल। बहुत सवाल कर रही थी ना, जवाब वहीं मिलेगा। हाँ, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो बस वो गलती से। ये बोलकर पारुल रोने लगती है। तभी वहां सास आ जाती है। अरे क्या हो गया? माफ कर देना, माफी मांगने आए हैं, तू क्यों रो रही है? वाह जी वाह, बहू शेर, सास सवा शेर। आप भी चलिए। चलिए? कहाँ चलिए, क्यों चलिए? एक तो आप लोगों की गलती से मेरी बहू गिर गई। शांत हो जाइए माँ जी, चुप हो जाइए। पर सास कहाँ चुप होने वाली थी। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, ऊपर से चलिए चलिए लगा रखा है। तभी वहां पारुल का पति भी आ जाता है। पारुल उसे देखकर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ पारुल, रो क्यों रही हो? और कौन है ये लोग? पारुल पति को सारी बात बता देती है। देखिए, अपनी बीवी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और पारुल, सच कहो तो तुम जैसे लोगों के कारण ही देश का बिजली विभाग घाटे में रहता है। बिजली बचाना सरकार कहती है, लेकिन तुम तो बिजली चोर निकली। और देखो, तुम्हें चोट भी बिजली की कमी के कारण ही लगी। अब माफी मांगो इन लोगों से। मेरी समझ में बात आ गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी बिजली चोरी नहीं करूंगी और सरकार के बिजली बचाओ अभियान का हिस्सा बनूंगी। बालिका बहू, तेरी शादी होने वाली है अगले महीने। ये बस्ता उठाकर कॉलेज जाना बंद कर दे अब। अरे कैसी बात कर रही हो, अभी उसकी उम्र ही क्या है? इतनी जल्दी शादी करने का फैसला मैं नहीं लेने वाला। फैसला लेने के लिए तुम्हें कहा किसने है? अरे मैंने कह दी, शादी है तो है अगले महीने। बेचारी अमिता करती भी तो क्या, छोटी सी उम्र में बन जाती है अपने से 2 गुने उम्र के आदमी की बीवी। शादी के बाद देर रात पति घर आता है। खाना लगाओ, भूख लग रही है। अमिता खाना लगाती है। ये क्या बनाया है? वो सारा खाना फेंक देता है। कर्म ही खराब थे जो इतनी कम उम्र के लड़के से शादी करा दी। तभी वहाँ अमिता की सास आ जाती है। अरे हमें क्या पता था कि ये इतनी कामकाज में ढीली है। इसकी माँ ने तो कहा था रॉकेट की स्पीड से काम करती है। अमिता को आए दिन ससुराल में ताने, गालियाँ और कभी कभी तो मार भी पड़ती। सुन जा, अपनी माँ को बोल 50,000 रुपए भेजे, फ्री में नहीं रखना है तुझे। अरे मेरी एक आंख का ऑपरेशन भी तो करवाना है। अमिता को सास घर से निकाल देती है। अमिता परेशान होकर मायके की ओर जाती है। वो घर तो पहुंचती है, लेकिन वहाँ ताला लगा है। अरे अमिता बेटी, क्या हाल बना रखा है तेरे पति ने? कहाँ है वो? अमिता पड़ोसी के सामने रोने लगती है। मुझे नहीं जाना उस घर में चाची, मेरे मम्मी पापा कहाँ है? उन लोगों ने तो ये मकान छोड़ दिया बिटिया,
वो लोग तो कहीं और शहर चले गए, तुझे नहीं बताया? अमिता जोर जोर से रोने लगती है। नहीं बताया? ये क्या कर गए माँ पिताजी मेरे साथ? मेरी जिंदगी तो नर्क से भी खराब है। अब मैं क्या करूं? अमिता रोते हुए वहां से जा रही होती है कि उसे एक औरत मिलती है। अरे सुनो तो, रो क्यों रही हो? तो क्या करूं? हंसू? अमिता उस औरत को अपनी सारी कहानी बताती है। देखो, मेरा सिलाई का काम है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ये काम कर सकती हो। बदले में मैं तुम्हें रहने की जगह, खाना और एक दिन का 100 रुपया भी दूंगी। अमिता कुछ सोचती है और फिर उस औरत के साथ चल देती है। अब क्या था, अमिता की जिंदगी अपने मायके और ससुराल से दूर एक नए सिरे से शुरू होती है। रहना खाना फ्री होने के कारण अमिता रोज का पैसा बचा लेती। वो आसपास के लोगों के भी कपड़े सिलने लगी। और एक दिन सिलाई सेंटर की एक औरत कहती है, अरे वो साड़ी की कंपनी है ना, वो बिक रही है। पास बैठी अमिता सारी बात सुन रही थी। हाँ हाँ, बिक तो रही है, लेकिन उस बंद पड़ी मनहूस कंपनी को खरीदेगा कौन? तभी तो इतनी सस्ती बिक रही है, लेकिन कोई खरीदार नहीं है फिर भी। कितने की बिक रही है? अरे पूरे 5 लाख में मशीनों के साथ, लेकिन यहाँ कोई लेबर काम नहीं करेगा। पुराने मालिक ने किसी को पैसे ही नहीं दिए। उन लोगों ने कहा है कि जो नया मालिक आएगा वो लोगों को पैसा देगा। 5 लाख। अमिता घर आती है और अपने पैसे गिनती है, पूरे 3 लाख। अमिता सिलाई सेंटर वाली उस औरत के पास जाकर कहती है, चाची, मैंने इतने साल की कमाई में ये पैसे जमा किए हैं, पूरे 3 लाख है। वो बंद साड़ी की फैक्ट्री मैं खरीदना चाहती हूँ। अरे अमिता, पागल हो गई हो क्या? वो 5 लाख की बंद मनहूस फैक्ट्री खरीदेगी, फिर लेबर का बकाया पैसा देगी, और वो फैक्ट्री चलेगी कि नहीं ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन अमिता नहीं मानती। वो उस औरत से कहती है कि वो उस फैक्ट्री को खरीदना चाहती है और खरीद कर ही रहेगी। औरत भी अमिता की मदद कर देती है और फिर अमिता के नाम एक साड़ी फैक्ट्री हो जाती है। शुभारंभ वाले दिन अमिता लेबर से कहती है, मैं इस फैक्ट्री को दोबारा खड़ी करना चाहती हूँ। आप लोग इसमें माहिर हैं। मैं नहीं जानती कि पहले वाला मालिक के काम करने का क्या तरीका था, लेकिन मैं अपनी योजनाओं के साथ आई हूँ। मेरे पास आप लोगों को देने के लिए अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ 3 महीने में आप लोगों के पैसे ब्याज सहित आप लोगों को दे दूंगी। और ये क्या बात होती है? हम सारा दिन फिर से काम करें और पैसे ना मिले तो हम खाएंगे क्या? सिर्फ 3 महीने की बात है। वैसे भी आप लोग बिना काम के यहाँ नए मालिक के इंतजार में बैठे ही थे। मैं काम करना चाहती हूँ और 3 महीने में सारे पैसे देने का वादा भी करती हूँ। लेबर आपस में सलाह करते हैं और अमिता की बात मान लेते हैं। सिलाई सेंटर से मशीन, सिलाई और कपड़े के ज्ञान में माहिर हो चुकी अमिता सभी के साथ मिलकर खुद काम करती। शहर और दूसरे शहरों में घूम घूम कर साड़ी का डिजाइन दिखाती और ऑर्डर लेती। अमिता को कई जगह से ऑर्डर आ जाते हैं। कई लोग उसके काम को सराहते तो कई आलोचना भी करते। अरे बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, यहाँ तू कहाँ टिकेगी? लाओ दिखाओ कैसी साड़ी बना रही है तुम्हारी फैक्ट्री। अमिता उन लोगों को साड़ी के डिजाइन दिखाती है कि तभी वहाँ व्यापारी की बीवी आ जाती है। हाय रे, कितनी प्यारी साड़ी है ये, बड़ी महंगी लगती है, मेरे लिए ले लो ना जी। और हाँ, अपनी दुकान में भी रख लो इसे, बहुत बिकेगी मैं कहती हूँ। अमिता मुस्कुराती है, अरे सेठ जी, बड़े बड़े व्यापारियों से नहीं पर अच्छी डिजाइन और क्वालिटी से बाजार में चलती है। अब बताओ कितने का ऑर्डर है आपका? धीरे धीरे अमिता का आत्मविश्वास और बढ़ता है। बड़े बड़े ऑर्डर्स के लिए वो खुद लेबर्स के साथ मिलकर सारा दिन सारी रात काम करती। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब अमिता को लेबर को पैसे देने होते हैं। मैं आप लोगों से 3 महीने बाद आज के दिन ये बात करना चाहती हूँ कि मैंने जितने पैसे देने की आपसे बात की थी उतने मैं नहीं दे सकती। हम लोग जानते थे कि, पर आपकी कंपनी तो फायदे में है, फिर हमारे पैसे क्यों नहीं देंगी? मतलब आप लोगों के बकाया पैसे, ये 3 महीने के पैसे और ब्याज के साथ मैं आप लोगों को 10% का मुनाफा भी दूंगी। सभी खुश हो जाते हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन दिन रात आप लोगों के साथ काम करके मुझे आप लोगों में ही अपना परिवार दिखता है। अमिता की फोटो पेपर में छपती है। उसके बिजनेस मॉडल को पढ़ने के लिए कई बच्चे भी उसका इंटरव्यू करते हैं। अब अमिता 1 से 2 और 2 से 4 फैक्ट्री खोलकर देश में बड़ा नाम कमाती है।